देखिए, पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से ट्वीट आया है और जिसमें इस मसले पे बातचीत की गई है। जम्मू कश्मीर में जब आप गुज़िश्ता 30-40 बरसों में देखते हैं इस तरह से नामालूम बंदूक बरदार या मिलिटेंट या कोई भी गनमैन इस तरह से जो फ़ौजी छुट्टी पे आया हो या जो फ़ौजी मुल्क की खिदमत करने के बाद रिटायर हुए हों, उसके बाद उसकी हत्या करना, यकीनन इस्लाम, कुरान और किसी भी जगह आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जहाँ इसकी तायीद की गई हो। बल्कि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाता है। हमारी तरफ से उनके अफराद खाना के साथ हमदर्दी का इज़हार। जो ज़ख्मी हुए अल्लाह करे कि वो बहुत जल्द रूब सेहत हो जाएँ, और जो शख्स चला गया जिसने मुल्क के लिए फ़ौजी की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, जो लोग भी इसमें मुलविस हों, मुझे लगता है कि आम इंसान की हत्या करना जो है शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो को पेश किया जा रहा है, ये एक मिसाल है, चश्मदीद गवाह है कि जम्मू कश्मीर जो है अभी पूरी तरह से जो है इस माहौल से बाहर नहीं आया है। और जो दावे बाहर किए जाते हैं नई दिल्ली में, बाकी जगहों पर, कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं रहा है, वहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, शायद इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को देखना होगा कि ये मामलात किस तरह से रोके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद इन फैमिली को खराज अकीदत पेश करने का बेहतर ज़रिया ये होगा कि कोई इस तरह की जो हिंसा है वो पेश ना आए, लेकिन तमाम मसलों का हल जो है वो बातचीत के ज़रिए निकाला जा सकता है। देखिए, आगा सईद रूहुल्लाह साहब एक मोतबर सियासी शख्सियत हैं और सियासी घराने से हैं और एक बड़े मजहबी पेशवा भी हैं, उसके अलावा मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। लेकिन रूहुल्लाह साहब ने वही वोट लिया है जो जम्मू कश्मीर की उस बदलती तस्वीर के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। उस वक्त मुझे याद है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था, जब अगर सईद रूहुल्लाह साहब ने चीफ स्पोक्स पर्सन की हैसियत से एक बार इस्तीफ़ा दिया था, उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने वापसी की थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो हैं, लेकिन चीफ स्पोक्स पर्सन की तरफ से वो इस्तीफ़ा देते हैं। उमर साहब ने कहा था कि अपना बयान जिस अंदाज से वो देते थे उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन रूहुल्लाह साहब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या पीछे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एंडोर्स करता है, इसकी तायीद करता है कि रूहुल्लाह साहब जो पार्लियामेंट में कहते हैं, जो रूहुल्लाह साहब अवामी जनसभों में कहते हैं, उसकी तायीद नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा और किसी की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आम लोगों से जब हम बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि आगा रूहुल्लाह इंडिविजुअलिटी में चलते हैं, और जो तंजीम का जो ढांचा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नस्बुल ऐन है, वो किसी भी तरह आगा रूहुल्लाह साहब के साथ मैच नहीं करता। मिसाल के तौर पर आगा रूहुल्लाह साहब कहते हैं हमने 370 पे वोट लिया, हम 370 की बात करेंगे। जो हमारी गारंटीज यहाँ पर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, उस पे वोट लिया, उसी पे बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड पे है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर स्टेटहुड मांगता है, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, तंजीम नौ के बाद जो तब्दीलियां आई गई है, वो तो 4 अगस्त 2019 के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको वेट किया। हाँ, हम वो कबूलते हैं कि जो सिचुएशन यहाँ पे है उसमें कोई तरमीमात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात क्लियर करना पड़ेगा कि अगर रूहुल्लाह सईद के उस स्टैंड के साथ वो हैं या नहीं है। देखिए, कहते हैं कि जो परछाई आने वाली है वो कल का पता देती है आपको कि कल का क्या होगा। और जिस अंदाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल स्टेमिना के साथ डेब्यू किया था उसके बाद एज चीफ मिनिस्टर, और उससे ही लगा पहले ही दिन कि जब उन्हें बादलों का जिक्र किया, मौसम का जिक्र किया, स्टेटहुड उन्होंने अपनी जुबान से इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये 100 दिन जो हैं, ये 200 यूनिट रसोई गैस सिलेंडर्स और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो वादे किए गए थे, उसमें 2 कदम चलने की तरफ कोई पहल नजर नहीं आई। हालांकि अपने स्पोक्स पर्सन के पीछे छुपकर चीफ मिनिस्टर साहब बहुत कुछ कहलवाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है कि चीफ मिनिस्टर ने जो वादे किए थे, देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी हुकूमत साजी में, तो जम्मू कश्मीर इज रन बाय जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो वादे किए गए थे इंतखाबी मंशूर में, जो बातें दर्ज थी, हम वो नहीं कहते कि जल्दी करना चाहिए, लेकिन मुझे एक कदम भी उसकी तरफ अभी जो हल जो है वो नजर नहीं आता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिवाय जो आपका सेशन था एग्जामिनेशन का, हालांकि वो उतना बड़ा डील नहीं था, उसमें हम सब लोग जो थे, जितने भी माहिर तालीम है, वो चाहते थे कि हमारा सेशन दिसंबर ही हो जाए, मार्च में हम बहुत पीछे चले जाते हैं, उसका क्रेडिट अपने सर ले आना चाहते हैं। और परसों ही की बात है कि एसपीओज को, जो कि होम मिनिस्ट्री अफेयर्स के अंडर आता है, उसकी जो तनख्वाहों में उन्होंने तफावत को दूर किया था, उसका क्रेडिट लिया था, बाद में सोशल मीडिया हैंडलर को या इंचार्ज को जो है चेंज किया गया। मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद अपनी कहानी बताने से कतराते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अवामी वादे किए थे उनसे इनहराफ किया। एक तो हुआ कि वादा पूरा करने की कोशिश नहीं की गई। एक सबसे बड़ा वादा मैं आपको बताऊं
کہ نیشنل کانفرنس نے کہا از ہند عزت فج ہند عزت 370 ڈاؤن ٹاؤن سے نکل کر کلگام تک نعرہ لیا، یعنی 370 مانگا. اور اب جب حکومت سازی آئی، جب 40-50 ممبر اپنے آئے، وہ کہتے ہیں ہم نے اسٹیٹ ہوڈ مانگنا ہے. ارے اسٹیٹ ہوڈ تو بی جے پی مانگتا ہے، اسٹیٹ ہوڈ تو الطاف بخاری صاحب مانگ رہے تھے. باقی پارٹیاں آپ کہاں سے ان پارٹیوں کے ساتھ ملے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ان 100 دنوں میں عمر عبداللہ صاحب جب شال لے کے دلی گئے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جموں کشمیر میں شاید سرکار جو ہے نیشنل کانفرنس بی جے پی کی ہے. اگر اس طرح سے بھی جاتے کہ ان کے پاس میجارٹی تھی اور حق کے ساتھ جاتے، مجھے لگتا ہے کہ عمر عبداللہ صاحب کو، جیسے شیخ عبداللہ صاحب کو وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بننا پڑا اور عمر عبداللہ صاحب کو یو ٹی کا وزیر اعلیٰ بننا پڑا فل فلیجڈ اسٹیٹ سے، مجھے لگتا ہے کہ ضرور ان کی پوزیشن کمزور ہے، لیکن جو انتخابی منشور ہے اس کو ابھی تک پورا کرنے کے آثار ہمیں نظر نہیں آتے ہیں.